हेलो एवरीवन। अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 2.2 ऑफ चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। अब इसकी स्टेटमेंट हम रीड कर लेते हैं। क्या कह रहा है? ए मैन विशेस टू एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ नियर बाय टावर फ्रॉम हिम। ही स्टैंड्स एट अ पॉइंट ए इन फ्रंट ऑफ टावर सी। सो साथ साथ में इसकी हम डायग्राम भी बना लेंगे। फिजिक्स में डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग at a point पे a man stands in front of tower C. So in front of tower C, so ये रहा मेरा टावर C, ठीक है जी। and spots a very distant object O। कह रहा है कि spots a very distant object O, काफ़ी दूर उसे एक ऑब्जेक्ट दिख रहा है जिसे हमने नाम दे दिया O, ठीक है जी। इन लाइन विद ए सी, इन लाइन विद ए सी, ठीक है जी। हम ज्वाइन कर लेते हैं पॉइंट्स को। ये मैं डॉटेड बना रहा हूँ C2O क्योंकि ये काफ़ी दूर है, ठीक है जी। इन लाइन टू ए सी, इन लाइन टू विद ए सी, ही देन वॉक्स परपेंडिकुलर टू ए सी। अब हम परपेंडिकुलर ए सी के बना लेंगे, परपेंडिकुलर टू ए सी up to point B, up to point B, a distance of 100 मीटर। तो ये वैल्यू आ रही है मेरे पास डिस्टेंस की A to B, उसने कितना कहा है? 100 मीटर, ठीक है जी। एंड लुक्स एट O, जब उसने B पॉइंट पे खड़े होके O की तरफ देखा, एंड C अगेन, O और C की तरफ देखा, सिंस O इज़ वेरी डिस्टेंट the direction of BO is practically the same as AO, practically same as AO। so इस चीज़ को समझते हैं हम, क्योंकि कह रहा है कि O पॉइंट काफ़ी दूर है। so जो उसे O पॉइंट की पोजीशन है वो प्रैक्टिकली सेम लग रही है, ठीक है। उसमें उसे कोई डिफरेंस नहीं नज़र आ रहा, ठीक है। सेम एज AO, सेम एज AO, ठीक है। बट ही फाइंड्स लाइन ऑफ साइट of C point shifted from original line of sight by an angle theta, जो उसकी वैल्यू हमें दी हुई है थीटा इज इक्वल टू 40 डिग्री। आल्सो थीटा इज नोन एज पैरेलैक्स, ठीक है जी। सो इसे एक बार दोबारा रीड कर लेते हैं। बट ही फाइंड्स दैट लाइन ऑफ साइट ऑफ C, लाइन ऑफ साइट ऑफ C शिफ्टेड फ्रॉम ओरिजिनल लाइन ऑफ साइट बाय एन एंगल थीटा, जिसकी वैल्यू है 40 डिग्री। सो उसके कहने का मतलब है जो जब उसने C पॉइंट को देखा साइड से, तो वो शिफ्ट हो गया थ्रू एंगल थीटा, जिसकी वैल्यू हमें दी हुई है 40 डिग्री, ठीक है जी। वेयर थीटा इज नॉन पैरेलैक्स, सो यहाँ पे हम पैरेलैक्स थ्योरम को यूज़ करेंगे। एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ टावर, उसमें फाइंड करने को क्या कहा गया है? एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ टावर C फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन A। तो उसने मुझे AC फाइंड करने को कहा है, क्वेश्चन मार्क। हमने फाइंड क्या करना है? AC, ठीक है जी। सो अब हम डायग्राम को एक बार दोबारा देख लेते हैं। ऑलमोस्ट हमने क्वेश्चन को समझ लिया और उसकी डायग्राम भी तैयार कर ली है। अब मेरे पास एक ट्रायंगल बन रही है ABC। सो इफ एंगल OBC हमारे पास थीटा आ रहा है, इसी तरह से मैं क्या कह सकता हूँ? एंगल ACBB मेरे पास थीटा ही आएगा, यानी कि 40 डिग्री ही आएगा। क्यों आएगा? इसका भी हम एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। AO और BO हमारे पास क्या बन गई? पैरेलल लाइंस। सो जो मेरी BC लाइन है वो ट्रांसवर्स लाइन है बिटवीन पैरेलल लाइंस, ठीक है जी। सो हमें मालूम है कि दो पैरेलल लाइंस के बीच अगर कोई ट्रांसवर्स लाइन है तो जो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। इन शॉर्ट फॉर्म हम क्या कह सकते हैं कि ट्रांसवर्स लाइन के इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सो दिस थिंग आल्सो बिकम थीटा एंगल C। सो अब स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना, ठीक है। सो हमें फाइंड करने को क्या कहा है उसने? AC। सो अब फिजिक्स में एक कंसेप्ट और आता है, हम उसकी तरफ देख लेते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम,
ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा आगे जब आप वेक्टर्स सॉल्व करेंगे या और फिजिक्स की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम। अब फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब समझ लेते हैं कि मैं अपनी बॉडी को मेन डायग्राम से अलग करके इसे ड्रा कर लूँगा और सिंप्लीफाई ड्रा कर लूँगा ताकि मुझे सिर्फ जो कैलकुलेटेड पार्ट है उसी सॉल्व करने में आसानी हो सके। बट हम डाटा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे और पोजीशंस के साथ भी कोई चेंज नहीं करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। अब देखिए, अगर ये मेरा सी पॉइंट है, ठीक है जी, अगर इसको मैं सीधा खड़ा कर दूं, लाइक रोटेट, सी ए को पकड़ के मैं इसे रोटेट कर दूं एंटी क्लॉकवाइज, तो मेरे पास कौन सी डायग्राम आ जाएगी? यहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी काफ़ी ज़्यादा। सो दिस पॉइंट सी, दिस पॉइंट विल बी ए, ठीक है जी, जो हमें फाइंड करना है सी ए, और दिस पॉइंट विल बी बी, सो दिस इज सी बी, ठीक है जी। सो दिस इज माई एंगल थीटा, एंगल सी पे, एंड हमें क्या गिवन है? ए बी क्वेश्चन में गिवन है 100 मीटर, 100 मीटर, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं। हमें मालूम है कि ये मेरे पास अब राइट एंगल ट्रायंगल आ गई ए बी सी, ठीक है जी, राइट एंगल एट ए, ठीक है। सो अब आप इस डायग्राम से काफ़ी फेमिलियर हो गए होंगे। थीटा इज माई एंगल ऑफ रेफरेंस। थीटा को हम क्या जानते हैं? एज अ एंगल ऑफ रेफरेंस। मैं ट्रिग्नोमेट्री की टर्म्स में कह रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास थीटा की है पैरेलक्स एंगल। सो हमें मालूम है कि एंगल ऑफ रेफरेंस के ऑपोजिट मेरा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है जी। एंड एंगल ऑफ रेफरेंस और जो मेरा एंगल ऑफ 90 होता है उसके बीच में मेरे पास बेस होता है, और एंगल 90 के ऑपोजिट मेरे पास हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। सो अब हमें फाइंड क्या करना है? ए सी। हमें गिवन क्या है? ए बी, ठीक है जी। मतलब मुझे बी और पी में रिलेशन चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू वेरी फेमस सेइंग हमारे पास क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक है जी। सोना चांदी तो साइन कॉस टैन। सो अब हमें रिलेशन किस किस में चाहिए था? बी और पी में। तो मैं कौन सी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज कर सकता हूँ? टैन, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू यूज टैन हियर, क्योंकि मुझे बी और पी में रिलेशन चाहिए, सिर्फ मुझे टैन ही बी और पी में रिलेशन दे रहा है। सो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट थिंग। सो अब मैं क्या कह सकता हूँ? माई टैन थीटा इज इक्वल टू बी। क्या है मेरे पास? ए बी, सॉरी पी मेरे पास क्या है? ए बी। परपेंडिकुलर क्या है? ए बी। एंड बेस क्या है मेरे पास? ए सी। बेस आ गया ए सी। सो जिसकी मुझे वैल्यू फाइंड करनी है ए सी की। सो इसे मैं अब सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ, ठीक है जी। क्रॉस मल्टीप्लाई इसको ऊपर और इसे नीचे आ गया। ए सी इज इक्वल टू ए बी टैन थीटा, ठीक है। अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ए सी इज इक्वल टू ए बी कितना मेरे पास? 100 मीटर, 100 मीटर। प्लीज़ यहाँ यूनिट की बहुत ध्यान रखिए कि आपको यूनिट स्टार्टिंग में चेक कर लीजिए कि आईएएस स्टैंडर्ड यूनिट में गिवन है, और क्वेश्चन में भी इसको आप लिखते जाइए साथ साथ। सो थीटा की वैल्यू हमें मालूम है 40, सो tan 40 डिग्री। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम हमें राइज हो रही है कि tan 40 की वैल्यू हमें कैसे मालूम चले, ठीक है। अगर क्वेश्चन में दी हुई तो ठीक है, हम एज डायरेक्ट पुट कर देंगे। अगर नहीं गिवन तो ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि tan 40 की हम वैल्यू अप टू +2 क्लास तक कोई भी नॉन मेथड से कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है जी। सो अगर आपको tan 40 की वैल्यू नहीं दी हुई तो आप इसे ही एज अ आंसर लिख दीजिए। अगर ज़्यादा एग्जामिनर हमारे साथ क्या कर सकता है कि हमें कुछ ऑप्शंस दे सकता है, जैसे कि tan की वैल्यू दे दी और tan 30 की वैल्यू दे दी, तो हमें सम अप करके 40 बना लेंगे और उसे सॉल्व कर देंगे एज अ फार्मूला tan a + b। जैसी तरह से कोई दो एंगल्स दे सकता है जिसे माइनस करने पे मेरे पास 40 आ सके, तो हम क्या फार्मूला यूज़ कर देंगे? tan a - b, ठीक है। एज सच इस चीज़ को देख लेते हैं। अब tan 40 हमारे पास प्रॉब्लमेटिक आ रहा है, तो tan 40 को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? सो tan
ए प्लस बी का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमारे पास क्या होता है, tan A प्लस tan B ओवर 1, ये प्लस है तो नीचे माइनस आएगा, माइनस tan A इंटू tan B। ठीक है, इसी तरह से tan A माइनस B का फार्मूला, tan A माइनस tan B। अब यहाँ पे माइनस है तो नीचे प्लस आ जाएगा, 1 प्लस tan A tan B। क्लियर जी। सो एग्जामिनर हमें कुछ ए और बी की वैल्यू दे सकता है जिसे सम और सब्ट्रैक्ट करने पे मेरे पास 40 आए, तो हम इस फार्मूला से कैलकुलेट कर लेंगे। अगर उसने tan 40 की वैल्यू नहीं दी, सो हम इसी को अपना आंसर मान लेंगे। बट वी नो डैट tan 40 की वैल्यू हमारे पास होती है, आपके लिए सिर्फ 0.839 ये tan 40 की वैल्यू है। ठीक है, अब इसमें हम सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं कि हमारे पास क्या आएगा। ए सी इक्वल टू 100, ठीक है जी। सो मीटर अपॉन 0.839। ठीक है, अब अगर 100 को 0.839 से डिवाइड करेंगे तो माई आंसर कम्स आउट टू बी इज इक्वल टू 1.917 मीटर। ठीक है, अब इसको हम राउंड ऑफ कर लेते हैं। अगर हमने इसे राउंड ऑफ किया तो मेरे पास डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ए सी का 119 मीटर। दिस इज माई आंसर। ठीक है।